हेलो फ्रेंड्स, समन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित आज का यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो सिर्फ न्यूमेरिकल की क्लास है। आज हम सिर्फ आपको आईआईटी, नीट और जेई जैसे पीईटी जैसे एग्ज़ामों में पार्टिसिपेट करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अनूठा न्यूमेरिकल सवालों का एक संग्रह लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे द्वारा बताए गए मेथड से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे तो स्टूडेंट मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों के बीच, ताकि वो भी इस वीडियो से घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट चलते हैं न्यूमेरिकल के एक विशेष क्लास में। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आज का ये जो न्यूमेरिकल है वो सिर्फ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर तथा विभवांतर 200 वोल्ट है। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसमें दो चीज दिया हुआ है। पहला, दो प्लेटों के बीच की दूरी दी हुई है, मतलब d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2/100 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश चल रहा है कॉम्बो लैंग्वेज में। अब यहाँ पर विभवांतर दिया हुआ है, मतलब कैपिटल V की वैल्यू इक्वल टू 200 वोल्ट, तो ये तो 200 वोल्ट रहेगा ही रहेगा। स्टूडेंट, हम जो हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निकाला था E इक्वल टू कैपिटल V अपॉन D। ठीक है, इसके अलावा और भी दो सूत्र थे, मैं आपको ध्यान करा दूं कि E इक्वल टू फार्मूला था F अपॉन Q नॉट। तो यहाँ पे चूंकि न तो फोर्स है और न ही चार्ज है, इसलिए हमने फोर्स को रिप्लेस कर दिया है पोटेंशियल से और चार्ज को रिप्लेस कर दिया है D से। तो E इक्वल टू हो गया V अपॉन D। आपको स्टूडेंट बस V की वैल्यू और D की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, लिख देना है देयरफॉर E इक्वल टू 200 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, ये जो 10⁻⁻2 है ऊपर अंश में जाएगा, आई मीन नोमिनेटर में, तो ये 10⁻+2 हो जाएगा और बचेगा हमारे पास ओनली 200/2 इंटू 10⁻2। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, डबल जीरो डॉफ कर देंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 10⁻2 इक्वल टू 10⁻4। ये जो आएगा स्टूडेंट ये होगा वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, यही क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। और अगर विभवांतर के लिए हम बात करें तो विभवांतर के लिए फार्मूला हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। विभवांतर मीन्स पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल मीन्स विभव। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। दूसरा सवाल है सवाल है स्टूडेंट कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जब आप पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाता है U इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। स्टूडेंट, इसी को हम लोग लिखते हैं, चूंकि इसकी वैल्यू होती है हम जानते हैं 9 इंटू 10⁹। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2/R। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर ये कोई कंडक्टर
है या द्विध्रुव है, ठीक है, तो इस पर एक प्लस क्यू होगा और एक माइनस क्यू होगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये Q1 है माइनस और ये Q2 है प्लस, तो इस पर जो आवेश की मात्रा होगी, जैसे एक आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19, ठीक है, तो एक निगेटिव होगा और एक माइनस पॉजिटिव होगा 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19, ठीक है। लेकिन जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों जो है वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि दिया है, देख लीजिए स्टूडेंट क्या क्या दिया है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच की दूरी मीन्स r इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम है। स्टूडेंट बताएंगे चूंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 द पावर माइनस 10 मीटर, इसलिए 0.5 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 10 द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। और चार्ज जो है स्टूडेंट वो Q1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 कूलाम, और Q2 इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 कूलाम। अब इन तीनों के मान को फार्मूले में रखेंगे, इसलिए U इक्वल टू 9 इंटू 10 द पावर 9 इंटू Q1 Q2 बाई R मीन्स 9 इंटू 10 द पावर 9 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 कूलाम, फिर इंटू में हो जाएगा 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19। पूरी के अपॉन में स्टूडेंट हम लिख सकते हैं R है मीन्स 0.5 इंटू 10 द पावर माइनस 10, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, मैंने कहा आपको शुरू में कि ये जो माइनस है ये प्लस जो है वो सॉल्व करते समय सब पॉजिटिव हम काउंट करते हैं, पारस्परिक पूछ रहे हैं इसलिए हम उसको पॉजिटिव में काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट 10 द पावर माइनस 19 है, 10 द पावर माइनस 19 है, 10 द पावर माइनस 10 है, तो ये 10 द पावर माइनस 10 जो है वो ऊपर नॉमिनेटर में जाएगा, तो नॉमिनेटर में जाने के बाद वो 10 द पावर प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 10 द पावर प्लस 9 है, तो 10 द पावर प्लस 10 और 10 द पावर प्लस 9 ये मिलकर 10 द पावर प्लस 19 हो जाएंगे, और एक 10 द पावर माइनस 19 से कट जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 इंटू 10 द पावर माइनस 19 इंटू 10 द पावर 9 इंटू 10 द पावर प्लस 10, ये जो नीचे में दिख रहा है हर में वो अंश में चला जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। इतना पूरे के अपॉन में रख लेंगे स्टूडेंट 0.5, ठीक है। ये हो गया U इक्वल टू मीन्स ऊर्जा इक्वल टू, है ना। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए 9 और 10 दो मिलकर 19 हो जाएंगे और एक 19 के साथ 19 कट जाएगा, तो हमारे पास केवल बचेगा, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, U इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट 1.6 इंटू 1.6 मीन्स हो जाता है 16, अगर दशमलव को हटा दें तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 256 मतलब 256, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 2.56, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो हमने 2 अंक के बाद दशमलव डायरेक्ट लगा दिया। इंटू में हो जाएगा स्टूडेंट 10 द पावर माइनस 19, और फिर इंटू में हो जाएगा 10 द पावर माइनस 19 प्लस 19, तो 10 द पावर माइनस 19 और प्लस 19 जीरो हो जाएगा, और 10 द पावर अगर जीरो होता है तो इतना बराबर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। पूरे के अपॉन में होगा 0.5, ठीक। अब 0.5 है स्टूडेंट, 0.5 से पहले तो 9 का 256 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 0.5 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए हो जाता है U इक्वल टू, मल्टीप्लाई करूं 9 6 54 का 4 मैं कर दे रहा हूं स्टूडेंट उसमें डायरेक्ट,
23.04 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 0.5 आएगा स्टूडेंट। 0.5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 46 इंटू 08 इंटू 10⁻⁻19। अब अगर हम पॉइंट को लेफ्ट साइड 1 डिजिट आगे पढ़ते हैं तो 4.608 इंटू 10⁻19 जो है वो -18 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका यूनिट जूल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आंसर हो गया है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास कि एक चालक को 10⁻⁻8 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 100 वोल्ट हो जाता है, उसकी धारिता क्या होगी। ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर उसका लिखा हुआ है ना, लाइट के इफेक्ट से शायद आपको ना दिख रहा हो। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि हमको ज्ञात क्या करना है, धारिता ज्ञात करनी है स्टूडेंट। धारिता की सूत्र क्या होती है, C = Q/V। सिंपल सा फार्मूला है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ है, Q = दिया हुआ है 10⁻⁸ कूलाम और वोल्ट = दिया हुआ है 100 वोल्ट। ठीक है, आपको C की वैल्यू ज्ञात करना है तो आप डायरेक्ट C = रख दीजिए Q/V मीन्स 10⁻⁸/100। तो स्टूडेंट 100 को आपको 10⁻+2 लिख सकते हैं, 10⁻8/10⁻2। अब ये जो 10⁻2 है वो नॉमिनेटर में जाएगा तो हो जाएगा 10⁻8 - 2 C = तो स्टूडेंट -8 और -2 -10 हो जाएंगे, तो आप इसी को लिख सकते हैं क्या, 10⁻10 C = 10⁻10। अब स्टूडेंट विद्युत धारिता या धारिता का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मात्रक फैरड अर्थात F होता है, इसलिए ये इसकी आंसर हो जाएगी। ये एक सेलेक्टेड क्वेश्चन है स्टूडेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में आए हुए हैं। आपको बस ध्यान है कि इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चनों को अधिक से अधिक टच करना है, मीन्स अधिक से अधिक आपको उनको सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में पूरे फार्मूला बैठे रहें, नियमित रूप से आप उनका अध्ययन करते चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट कि 6400 किलोमीटर अर्धव्यास वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता माइक्रोफैरेड में ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में कुछ दिया हुआ है उसको हम पहले उतार लेते हैं या उसे समझ लेते हैं। दिया है, अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है जिसका अर्धव्यास निकालना है। ठीक है, अर्धव्यास मीन्स त्रिज्या का वैल्यू दी हुई है, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या। ठीक है स्टूडेंट, कितना दिया है, 6400 किलोमीटर है ना। तो R = 6400 किलोमीटर को पहले तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए स्टूडेंट। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, इसलिए हमको इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देना है। 6400 इंटू 1000 या 6400 इंटू 10⁻3, ये क्या हो जाएगा, मीटर। R की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। चूंकि विद्युत धारिता माइक्रोफैरेड में ज्ञात करना है, गोला है और गोले के लिए जब विद्युत धारिता पढ़ते हैं तो C बराबर होता है 4πε0 इंटू R। ये फार्मूला आप मेरे जो स्टार्टिंग पोटेंशियल चैप्टर का स्टार्टिंग या स्टार्टिंग डेरिवेशन था, टॉपिक था, उसमें हमने आपको इसके बारे में बताया था। अब स्टूडेंट 4πε0 का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि 1/4πε0 = होता है 9 इंटू 10⁹। तो क्यों ना हम इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले जाएं, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/9 इंटू 10⁹ = 4πε0। तो स्टूडेंट ये वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है, R की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, बस फार्मूले पे रख दीजिए। इसलिए C = 1/9 इंटू 10⁹ इंटू
6400 इंटू 10⁻3। ठीक है। अब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 10⁻9 जो है ऊपर जाके 10⁻−9 हो जाएगा, और 9 से 6400 को आप काट दीजिए जितना कटेगा। स्टूडेंट इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करने पर आंसर आता है 711। मैंने इसको हल किया 1.11, ये कंटिन्यू जाते रहता है स्टूडेंट, ठीक है, माइक्रो फैरेड ये पूरा हल करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, 10⁻9 और 10⁻3 ये सब कट जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार आप इसे सॉल्व करके जरूर देखिएगा। इसका मैथमेटिकल टर्म्स कैसे कट जाएगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। खैर ठीक स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो 1.9 है वो रहेगा इंटू 6400 रहेगा इंटू 10 ऊपर में 3 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -9, 10⁻−9। ठीक है, अब ये दोनों का आधार सेम है तो घात जो है वो हो जाएगा स्टूडेंट 10⁻3 - 9 बराबर 6, जो 6 आएगा, सॉरी -9 इक्वल टू -6, मतलब ये हो जाएगा इंटू 10⁻−6, क्या बराबर 6400/9 बराबर। अब आप इससे इसको काट भाग दे दीजिए, भाग देने के बाद इसका उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू इतना आएगा स्टूडेंट। ठीक, या फिर इसको नीचे रख लीजिए। अगर इसको नीचे रखेंगे तो 6400 ऊपर में हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 9 इंटू 10⁻6, ये नीचे आकर प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब आपको इसको सॉल्व करने में सुविधा होगी। तो बहुत मतलब लंबा लेंदी सॉल्व होगा स्टूडेंट, इसलिए आप शॉर्ट फॉर्म में इसको हल करने के लिए कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट 10⁻6 रखिएगा और इसको इससे सॉल्व करके जो आएगा उसको आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो 10⁻6 है वो माइक्रो में कन्वर्ट हो गया है ना। कैसे, तो मैं बता देता हूँ। 1 माइक्रो इक्वल टू होता है 10⁻6 मीटर। तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 9 से 6400 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। फैरेड उसका यूनिट है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नांकित परिपथों में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ धारिता ज्ञात करना है स्टूडेंट, इस प्रकार के डायग्राम आपके सामने दिए रहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट डायग्राम को सॉल्व करेंगे। देखिएगा 1.5 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर ऊपर लगा हुआ है, जस्ट उसके समांतर 1.5 माइक्रोफैरेड का दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक, और इन दोनों कैपेसिटरों से 3 माइक्रोफैरेड का बी सिरे पर और 3 माइक्रोफैरेड का ए सिरे पर लगा हुआ है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते समय स्टूडेंट ध्यान देंगे, सबसे पहले समांतर जो कैपेसिटर लगे रहते हैं उन कैपेसिटरों को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले समांतर को, फिर उसके बाद श्रेणी को, है ना। तो अगर हम इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें तो ये 1, 2 और ये तीनों श्रेणी में आ जाएंगे। तो ठीक है, तो चलते हैं, मानते हैं कि माना समांतर क्रम संधारित या समांतर क्रम समूहन में धारिता CA है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा ये और ये दोनों समांतर क्रम दिख रहे हैं, ये और ये अगर ऐसे लगे होते तो ये भी दोनों समांतर क्रम होते, लेकिन चूंकि ये यहाँ से अलग तार से जुड़ा हुआ है, ये भी अलग तार से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये और ये श्रेणी क्रम में है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये और इन दोनों का जो हल आएगा वो समांतर क्रम में हो जाएगा। तब समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है स्टूडेंट CA = C1 + C2, दो ही ठो हमारे पास कंडेंसर है। तो ऐसी स्थिति में 1.5 + 1.5 = हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। ठीक, एक ये मान आ गया स्टूडेंट। अब इसको हम निकालेंगे, पुनः श्रेणी क्रम में मान लेते हैं कि श्रेणी क्रम
समूहन में धारिता B है, तब स्टूडेंट श्रेणी क्रम समूहन के लिए सूत्र होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ध्यान होगा, ये मैंने आपको स्पेशली एक क्लास में पढ़ाया है, या अगर आप नहीं जानते तो मेरे पिछले कक्षा के वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे 1/c के प्लेस पे हम लोग रखेंगे 1/cb इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस स्टूडेंट जो C3 है वो हमने जो इन दोनों को हल किया है उसको हम C3 मान लें, तो ये हो जाएगा 1/3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/3 प्लस 1, दो तीनों का हर जो है समान है, इसलिए 3 नीचे में हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस 1 प्लस 1। कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हैं या 3/3। अब ये तो स्टूडेंट कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 1, 3 1 बचेगा, तो केवल 1 माइक्रो फैरेड आएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट, 1/cb इक्वल टू 1 माइक्रो फैरेड, या cb इक्वल टू लेंगे तो भी 1 माइक्रो फैरेड। ठीक, ये दूसरा वैल्यू आ गया स्टूडेंट, जो एक समांतर क्रम में था और एक श्रेणी क्रम में था। ठीक है, तो यही जो है उसका तुल्य प्रतिरोध होगा, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। कौन सा? ये CB जिसको हमने माना है वो ए और बी के बीच तुल्य धारिता को, प्रतिरोध नहीं दोस्तों, हम धारिता पढ़ रहे हैं इसलिए तुल्य धारिता को प्रदर्शित करता है। ठीक, चलिए दूसरा डायग्राम चलते हैं। ये दूसरा डायग्राम है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ देखिए ए और बी यहाँ दिख रहा है, मतलब हमको ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ डायग्राम जो है स्टूडेंट वो एक वर्गाकार या आयताकार दिख रहे हैं आपको, रेक्टेंगुलर साइज का या स्क्वायर साइज का, लेकिन इसमें जो संधारित्र जुड़े हुए हैं वो आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारा ज्वाइंट है और यहाँ पर ज्वाइंट है। स्टूडेंट अगर इस दोनों ज्वाइंट को हटा दें तो ये इस प्रकार से बन जाएंगे 1 2 और 3। ठीक, ये ज्वाइंट खत्म और एक ऊपर वाला बन जाएगा स्टूडेंट, ये ऐसे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 ठो संधारित्र जो है वो श्रेणी क्रम में आ जाएंगे और इन तीनों का जो कुल योग होगा वो इसके सापेक्ष समांतर क्रम में होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले अभी इसमें श्रेणी क्रम को पहले हल कर लेंगे, ठीक, फिर लास्ट में समांतर क्रम को हल करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट हो जाएगा हमारे पास, देखिए मान लेते हैं कि प्रारंभ में 3 माना 3 माइक्रो फैरेड के 3 माना हटा देते हैं स्टूडेंट, चूंकि लिख लेते हैं, चूंकि 3 माइक्रो फैरेड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में अगर इनकी धारिता मान लेते हैं कि C' हो तो 1/C' इक्वल टू हो जाएगा 1/C' इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे हम, तो वैल्यू पुट करने पर 1/C' इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 आएगा। ठीक है, अब आप इसको हल करेंगे तो 1 आएगा। तो स्टूडेंट मैंने कहा कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3/3 इक्वल टू 1 माइक्रो फैरेड आएगा। ठीक है, अब हम इसको चलते हैं दूसरा वाला टर्म, चूंकि दूसरा जो है वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हल कर दे रहा हूं मैं आपको, चूंकि 3 माइक्रो फैरेड का एक संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा है, इसलिए
समांतर क्रम की धारिता अगर C हो तो स्टूडेंट C बराबर लिख सकते हैं C डैश प्लस 3 माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो C डैश का मान 1 माइक्रो फैरेड आया है, प्लस 3 माइक्रो फैरेड हो जाएगा, तो 3 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो ये जो A और B के बीच तुल्य संधारित्र की धारिता होगी वो 4 माइक्रो फैरेड की होगी। स्टूडेंट हम इसको लास्ट में जोड़ रहे हैं ना, क्योंकि समांतर क्रम में एक ही संधारित्र हमारे पास उपस्थित है। ठीक, चलते हैं अगले डायग्राम में। इस डायग्राम को देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, नॉर्मल परीक्षा में भी पूछा गया है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ठीक, देखिए इसमें 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड की। स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का परिपथ अलग है, यहाँ से यहाँ तक का परिपथ को अलग कर दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक के परिपथ को अलग किया गया है। ठीक, आपको लग रहा होगा कि एक ही लाइन में है, लेकिन यहाँ पे भी ज्वाइंट है, यहाँ पे भी ज्वाइंट है और यहाँ पे भी ज्वाइंट है, दिख रहा होगा। ठीक, तो इस आधार पर हम बता सकते हैं स्टूडेंट कि ये और ये तीनों को अगर हम किसी परिपथ में जोड़ना चाहें तो ये परिपथ कुछ इस प्रकार से बनेगा, 1 2 3। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे, तो इनका एक तुल्य प्रतिरोध कुछ ऐसा प्राप्त होगा। स्टूडेंट दिख रहा है ना, यहाँ 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड के 3। अब ये 3 संधारित्र जो हैं वो आपको किस रूप में दिख रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो आपको समांतर क्रम में दिख रहे होंगे। ठीक है, तो समांतर क्रम में जब दिख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अगर मान लीजिए समांतर क्रम में धारिता C है तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये क्या होगा स्टूडेंट? आंसर। तो स्टूडेंट जब इस प्रकार के सवाल आपके सामने उपस्थित हो तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर ज्वाइंट है। ठीक, और उस ज्वाइंट के आधार पर कौन सा संधारित्र बाकी संधारित्रों से भिन्न है या डिफरेंट है। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा और डायग्राम के बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन है स्टूडेंट कि प्रत्येक 4 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र दिए गए हैं, इनके संयोजन का चित्र बनाइए जिससे परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैरेड हो या जिसकी परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैरेड हो। स्टूडेंट अगर हम तीनों संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/C = 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 होगा। मतलब अगर ये हो जाएगा तो 3/4 होगा। आंसर तो नहीं आएगा स्टूडेंट 6। अगर हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो C = 4 प्लस 4 प्लस 4 = 4 4 8 4 12 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमको ये भी आंसर जो है वो इससे मैच नहीं कर रहा है 6 माइक्रोफैरेड से। तो क्या करें इसके लिए? तो इसको ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं, हम इनको हल करने पर देखिए क्या हो सकता है कि 2 माइक्रोफैरेड को श्रेणी क्रम में रख के देखते हैं तो 1/4 प्लस 1/4 = हो जाएगा स्टूडेंट 2/4 मीन्स 2 1 = 2 2 2 = 4 1/2 आएगा। एक को समांतर क्रम में रख के देखें तो C बराबर 4 माइक्रोफैरेड हो जाएगा एक, और प्लस में 1/2 आएगा तो माइक्रोफैरेड होगा। ठीक है स्टूडेंट, या केवल 2 माइक्रोफैरेड होगा, 2 माइक्रोफैरेड होगा, है ना? हाँ 2 माइक्रोफैरेड होगा स्टूडेंट। कैसे होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये जो 1.2 आ रहा है ना वो 1/C = 1/2 आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, या हर का हर में, अंश का अंश में, तो ये C बराबर 2 हो गया। तो ऐसे स्थिति में ठीक है, तो स्टूडेंट ये 2 और ये 4 दो मिलकर क्या हो जाएंगे 6। मतलब हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि 2 संधारित्र जो है
वो श्रेणी क्रम में होंगे और एक संधारित्र जो होगा वो समांतर क्रम में होगा। तो इस आधार से अगर डायग्राम बनाए तो एक संधारित्र ऐसे, दूसरा संधारित्र ऐसे लगा सकते हैं और जो तीसरा संधारित्र होगा वो इस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा B और यहाँ पे हो जाएगा A। ठीक है, इसका प्रत्येक का 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड के होंगे। ठीक, तो स्टूडेंट हम इसके आधार पर जब हम सॉल्व करेंगे तो बताएंगे कि श्रेणी क्रम में संधारित्र का समूहन। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं कि श्रेणी क्रम में धारिता C डैश है तो 1/C डैश इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/4 या 1/2 आएगा। 2 1 2, 2 2 4, 1/C डैश इक्वल टू। ठीक है, अब स्टूडेंट इसी को लिख सकते हैं या C डैश बराबर 2 माइक्रोफैरेड, एक समीकरण हो जाएगा। समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, एक समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता मान लेते हैं C है, बहुत सारा नहीं लिख रहा हूं, संधारित्र की धारिता C है तो C बराबर हो जाएगा 4 माइक्रोफैरेड प्लस ये जो 2 आया है 2 माइक्रोफैरेड, तो C इक्वल टू हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड। ये प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके पास प्रैक्टिस है तो आप अत्यधिक सरलतापूर्वक इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी डायग्राम मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार से। ये जो डायग्राम आपके सामने मौजूद है स्टूडेंट, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 संधारित्र जुड़े हुए हैं और इनका जो क्रम है वो है C1 C2 C3 C4 और ये C5 है। ठीक है, अगर A और C के बीच अगर तुल्य धारिता ज्ञात करना हो तो ऐसी स्थिति में ये जो C5 दिख रहा है उसका वैल्यू 0 माना जाएगा, नगण्य। ठीक, अगर B और D के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी हो तो ऐसी स्थिति में ही केवल इसका वैल्यू मानेंगे। परंतु देखा जाए कि ये जो डायग्राम है वो व्हीटस्टोन सेतु अर्थात व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा मिलता जुलता है, इसलिए हर कंडीशन में ये जो है वो जिस प्रकार से धारा प्रवाहित करने पर वहाँ गैलेनोमीटर में विक्षेप 0 प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार इसका हर कंडीशन में वैल्यू 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे A और C के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ A हो जाएगा आपका और ये जो है वो इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। ठीक है, C5 खत्म हो जाएगा और केवल C1 C3 C2 C4 रह जाएगा। ठीक, या इसका क्रम अगर गड़बड़ा रहा हो तो आप अपने अनुसार C1 C2 और C3 C4 रखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें A और C के बीच अगर तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी हो तो तुल्य धारिता ज्ञात करते समय आप ये भी देख सकते हैं स्टूडेंट की धारिता का सूत्र हो जाता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2 फिर प्लस हो जाएगा C3 C4 बाई C3 प्लस C4। ठीक, अगर मान लीजिए कि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर C डैश है, मतलब चारों संधारित्र की जो धारिता है वो बराबर है, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट जब आप हल करेंगे तो C बराबर C डैश अर्थात दोनों तरफ का वैल्यू आपको एक समान प्राप्त होगा। ठीक, तो इस डायग्राम को आप गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि जब ऐसा डायग्राम होगा तो बीच वाला जो संधारित्र होगा उसकी वैल्यू को सदैव आप नगण्य लेकर ही हल करें तो आपका कैलकुलेशन सटीक प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इसमें
4 संधारित्र जो हैं वो समान धारिता के हैं, अर्थात 4 माइक्रोफैरेड के हैं, और एक संधारित्र जो है वो 10 माइक्रोफैरेड का है। ठीक है, तो इस प्रकार के डायग्राम को आप अगर सॉल्व करते नहीं बनता है तो आप दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। वो ये रूप है, मैं बना देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जो बगल में हमने डायग्राम बनाया है उसको, इस डायग्राम को देखिए, इसको हम इस रूप में भी बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बीच वाला 10 माइक्रोफैरेड फैरेड का संधारित्र है उसको छोड़ करके बाकी 1 2 3 4 संधारित्र के आधार पर आप इसकी धारिता निकाल सकते हैं। किसके बीच? ए और सी के बीच। ठीक, तो आप सूत्र, इस सूत्र के आधार पर भी रख सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने बताया था लास्ट में कि अगर C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर C डैश है तो कुल धारिता C डैश और C के बराबर होगी, अर्थात 4 ही आएगी आंसर में, 4 माइक्रोफैरेड। अब ये कैसे आएगी स्टूडेंट? तो इसका भी सिंपल सा प्रोसेस है, आप ध्यान देंगे। ये 4 माइक्रोफैरेड और ये 4 माइक्रोफैरेड के जो संधारित्र हैं दोनों श्रेणी क्रम में हैं। ये 4 माइक्रोफैरेड और ये 4 माइक्रोफैरेड के संधारित्र ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, लेकिन ये दोनों और ये दोनों समांतर क्रम में है। मीन्स अगर इसको हम ऐसे बनाएं तो ऐसे भी डायग्राम बनेगा, 1 2 और नीचे भी 1 और 2। ठीक है स्टूडेंट, ये C हो गया और ये A हो गया, तो ये 4 हो गया, 4 4 और 4 माइक्रोफैरेड 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 और ये भी माइक्रोफैरेड। ठीक है ना स्टूडेंट, C1 C2 C3 C4। आपके पास सूत्र है, आप सूत्र के आधार पर भी हल कर सकते हैं, या फिर पहले इन दोनों को हल कर लीजिए, फिर इन दोनों को हल कर लीजिए, फिर आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर दो को हल करेंगे स्टूडेंट तो इसके लिए मानना पड़ेगा आपको C डैश, फिर इसके लिए मानना पड़ेगा C डबल डैश। C डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2, 1/C डैश इक्वल टू। ठीक है, मीन्स इसको लिख सकते हैं क्या आप, 1/C डैश इक्वल टू 1/2 या C डैश इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, ये एक वैल्यू आ जाएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों के लिए निकालेंगे तो C डबल डैश इक्वल टू भी 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों श्रेणी क्रम में है ना। अब इनका समांतर क्रम में मान लेते हैं कि संधारित्र की धारिता कितनी है, C है, तो समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश, मतलब 2 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड। ये A और C के बीच का तुल्य माइक्रोफैरेड या तुल्य धारिता आएगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सरल है, बस समझना है आपको कि इसको बनाया कैसे गया है, उसके अलावा और इसमें किसी प्रकार का कोई तामझाम नहीं है। तो स्टूडेंट, इससे संबंधित जितने भी डायग्राम होंगे आप बनाइएगा, और जो डायग्राम आपको नहीं समझ में आएगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको हल करके बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही कहते हैं स्टूडेंट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन्स दबाइए, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।